नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में। हम लोग आज क्लास 10th का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। एक ये चैप्टर इसी का एक एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग बोल सकते हैं। तो वो भी चैप्टर और ये चैप्टर दोनों त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। जैसे जैसे आपको होमवर्क दिया जाए साथ साथ करते चलना है और उसका डिस्कशन भी देखना है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति, देखिए नाम से पता चल रहा है त्रि माने तीन हो गया है ना। चलिए ये देखिए त्रि का मतलब क्या है, तीन। और यहाँ पे कोण का क्या मतलब है, कोण का मतलब किससे है, वो एंगल, यानी कि कोई एक त्रिभुज की बात चल रही है। ठीक है, और उन त्रिभुज में तीन कोण, ये कोण कोण मतलब समझ में आता है ना, थ्री एंगल्स। वो किसके एंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे, त्रिभुज के ना। तो तीन कोण हो गया। अब मिति मतलब क्या होता है, मिति माने मापन या मापना या नापना। अगर इंग्लिश में भी आप इसका नाम देखो, ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ट्राई का मतलब हुआ थ्री ना। और गोनो, ये गोनो वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड मतलब क्या, भुजा है ना। चलिए, और मैट्री का मतलब क्या होता है, मैट्रोन से मतलब है मैट्री का, मैट्रोन, या कई जगह पर मैट्रीन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इस मैट्रोन का मतलब मेजर, और मेजर का मतलब क्या होता है, मापन होता है। तो आप देख सकते हैं कि तीन भुजा या तीन कोण, इन्हीं के मापों के बारे में हम लोग किसका अध्ययन करते, किस में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति में। इन्हीं का अध्ययन ही त्रिकोणमिति होता है। और हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं वो एक समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहने वाला है। ये त्रिकोणमिति किसके लिए पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज। हायर क्लासेज में जब हम लोग जाएंगे लाइक 11th-12th में, तो वहाँ पे जो है ना, ये समकोण त्रिभुज के अलावा यानी कि एक वृत्त के लिए भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, और ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है क्या, अब इस समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण इसका क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा ही क्या कहलाता है, कर्ण। यानी कि कर्ण क्या है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। ठीक है क्या, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको जनरली आधार कह देते हैं। हमेशा ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा जनरली कहा दिया जाता है। और ये वाला जो बन रहा है इसको लंब बोल देते हैं। ठीक है क्या, तो ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कोई एक कोण कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं। तो इसमें भी क्या करना होगा कि सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, और उन्हीं समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय को डिफाइन करेंगे। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया अपना समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या करना है कि इसको तो 90 डिग्री लेना है,
ये तो है ही 90 डिग्री ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर किसका स्क्वायर आ जाता है, कर्ण का स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो रिजल्ट लिखा ना मैंने, यही है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने इसे जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा और एक 6th चैप्टर है त्रिभुज, उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है क्या, क्लास 10th का ही एक चैप्टर है 6th नंबर, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है पाइथा, इवन प्रूव भी किया जाता है वहाँ पे कि ये रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया रिजल्ट, इसको याद रखना है। अब बात ये है कि कर्ण तो समझ में आता है, आधार और लंब क्या है। तो जब कभी भी हम लोग आधार और लंब देखेंगे ना, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं, किस कोण के सापेक्ष। जैसे यहाँ पे अगर इसका नाम रखा जाए, इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो कोण बी तो 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। अब बात करते हैं कोण ए के सापेक्ष और कोण सी के सापेक्ष। ठीक है क्या, तो जब कभी भी कोण सी के सापेक्ष, किसी भी कोण की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोण सी के सापेक्ष देखूँ तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे, यानी कि सामने वाला, समझ रहे हो आप, यानी कि सी के अपोजिट में कौन से आ रहे हैं, ए बी, यानी कि जिस भी कोण के सापेक्ष देखें, जिस भी कोण के सापेक्ष देखेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे लंब। अब बाकी जो बच गया वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है क्या, यानी कि जिस कोण के सापेक्ष देखेंगे, जिस कोण के सापेक्ष देखेंगे वो बन जाएगा अपना लंब, यानी कि उसके सामने वाली भुजा बन जाएगी। जिस भी कोण के सापेक्ष देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब बाकी जो बच गया वो आधार। अगर आप यहाँ से देखो, अगर इस वाला ये वाला कोण बनता अपना, मान लो कि अपना कोण ये बना, ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी बनी, ये, तो इसके लिए ये बन जाता लंब। क्या बन जाता, यहाँ से ये बन जाता लंब, और बाकी जो रह गया वो क्या बन जाता, ये बन जाता आधार। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी लंब बन जा रहा है तो कभी आधार। वो डिपेंड करता है कि आप किस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं। अगर कोण ए के सापेक्ष देख रहे हो आप तो ये वाला लंब हो जाएगा, और कोण सी के सापेक्ष देख रहे हो आप तो ये वाला लंब हो जाएगा, जो बच जा रहा है वो आधार। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, कर्ण रहने वाला है। और यही है पाइथागोरस प्रमेय। अगर इनमें से किन्हीं दो का मान दे के मैं तीसरा पूछ लूँ तो आप बता पाओगे, बता पाओगे ना। जैसे इसमें से मान लो कि आधार और लंब पता हो तो कर्ण पता कर लोगे, कर्ण और आधार पता हो तो लंब पता कर लोगे। तो यही है अपना पाइथागोरस प्रमेय। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक अपना रहने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ही शानदार है और पूरे चैप्टर्स में यही रहने वाला है। अगर आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका त्रिकोणमिति ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने पहले ही कहा कि किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लिया जाए। चलिए, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये वाला पार्ट जो है 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं आप, मान लीजिए ये बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, अगर मैं इस कोण को थीटा बोल दूं, क्या बोल दूं, थीटा, और इन्हीं थीटा के सापेक्ष में देखूं तो मेरा जो है ये बन गया अभी लंब। क्या बन गया, लंब, और 90 डिग्री के सामने में है तो ये बन गया कर्ण। ठीक है, और ये जो रह जा रहा है ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है क्या, चलिए
तो इसी के सापेक्ष हम लोग समझते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। अब इन्हीं त्रिभुजों में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वही होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि कितने भुजाएं, 3, तो आप लंब और कर्ण ले लीजिए, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात ले लीजिए आप, लंब और कर्ण का अनुपात। जैसे मैंने कहा लंब और एक कर्ण ले लीजिए, ये अनुपात ले सकते हैं आप, लंब का कर्ण के साथ अनुपात, या फिर लंब का आधार के साथ भी आप चाहे तो अनुपात ले लें। लंब का अनुपात लेना है किसके साथ, आधार के साथ, ठीक है क्या। तो ये जो अनुपात लिया ना, इसी को क्या कह दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ऐसे ऐसे कितने अनुपात बन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लंब का कर्ण के साथ अनुपात हो गया और लंब का आधार के साथ। इसी प्रकार आधार का कर्ण के साथ अनुपात हो जाएगा, आधार का अनुपात किसके साथ लिया मैंने, कर्ण का साथ लिया। उसके बाद आधार का लंब के साथ भी तो अनुपात होगा, आधार का लंब के साथ अनुपात। अब आप देख सकते हैं कि लंब का कर्ण के साथ हो गया, लंब का आधार के साथ, इसी प्रकार आधार का दोनों के साथ हो गया। तो क्या रह जा रहा है यहाँ पे अब, कर्ण। तो कर्ण का लंब के साथ अनुपात ले लीजिए, कर्ण का लंब के साथ, और उसके बाद एक और रह जा रहा है कर्ण का आधार के साथ, ठीक है क्या। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, टोटल 6 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना त्रिकोणमितीय अनुपात बना, 6। यानी कि इन भुजाओं का जो अनुपात ले रहा हूँ ना, यही क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है क्या। तो ये जो अनुपात बना अपना, ये कितने बने, 6। यही क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, यही हो गया अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझ में आता है क्या। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अब इतना लंब अनुपात करना इसे नहीं लिख के इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, तो इसको शॉर्ट में साइन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, साइन, ठीक है क्या। और जिस भी कोण के सापेक्ष देख रहे हैं, जैसे यहाँ थीटा है तो इसके सापेक्ष थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है क्या। इसी प्रकार लंब और आधार का नाम दे दिया गया, ठीक है। आधार और कर्ण का भी नाम दे दिया गया। चलिए मैं इसका नाम बताते चलता हूँ। लंब और आधार का जब अनुपात लिया तो इसका नाम दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दिया गया, टेन थीटा, ठीक है क्या। इसी प्रकार आधार और कर्ण का अनुपात लिया गया तो इसका नाम दिया गया कॉस, और आधार और लंब का अनुपात लिया गया तो इसका नाम दिया गया कॉट, ठीक है क्या। और कर्ण और लंब का जब अनुपात लिया गया तो इसका कोसेक नाम दिया गया, ठीक है क्या। इसी प्रकार कर्ण और आधार का जब अनुपात लिया गया तो इसको सेक बोल दिया गया, ठीक है क्या। बात समझते हो। तो ये जो अनुपात है ना, इन्हीं अनुपातों को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके अलावा कोई अनुपात संभव है ही नहीं, इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, 6 है। बात समझ में आता है आपको। अगर मान लो आप कि मैं यहाँ पे एंगल, इस एंगल के सापेक्ष देखता ए, तब तो ये बी सी वाला जो पार्ट है ये बन जाता लंब, और ए बी वाला जो पार्ट है ये बन जाता आधा, ठीक है क्या। त्रिकोणमितीय समझ में आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इतना समझ लिए ये वाला पार्ट, चलिए इसको मैं एक बारी और लिख के दिखा दे रहा हूँ सारे फॉर्मूला को। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज में, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। चलिए अब इसके साइड्स का कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम पी, एक सेकेंड, चलिए इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, और इसका नाम आर रख लेते हैं। ये कोण, ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला तो कर्ण होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और ये वाला जो है आधार हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे सभी अनुपातों का मान लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो होगा इसका भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, और इसी प्रकार इन तीनों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है क्या। इन तीनों का ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे कॉट, कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, और सेक के बाद क्या आना है, कोसेक,
तो यही है। तो साइन का फॉर्मूला क्या बना, लंब और बट्टा में क्या आ जाएगा अपना, लंब और बट्टा कर्ण, ठीक है क्या। इसी प्रकार से कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार और बट्टा कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार टेन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लंब बट्टा आधार। कॉट का इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है। और सेक का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद कौशिक का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है क्या। तो आप इसमें एक खास बात देखें कि यहाँ के बाद ये वाला पैटर्न जो बना यहाँ पे कि टेन का जस्ट उल्टा क्या है, कॉट है। टेन का जस्ट उल्टा कॉट, और कॉस का जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम है, इन दोनों का क्या है, व्युत्क्रम, ठीक है क्या। और ये लास्ट वाला साइन का जो है ये वाला इसके साथ व्युत्क्रम है, ठीक है क्या। आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा अगर कर्ण है तो यहीं पे कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब है, यानी कि कर्ण नीचे से ऊपर चला गया और लंब ऊपर से नीचे आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण है, तो कॉस का जस्ट इन्वर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक, इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल, ठीक है, सेक। तो यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण बट्टा आधार, यहाँ आधार बट्टा कर्ण उल्टा। इसी प्रकार टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। बात समझ में आता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, जैसे इन दोनों का अगर कोई दुगो व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम, तो उसका गुणनफल लेते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो आपको यहाँ बोला जा सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो 1 होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, 1 होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है क्या। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद रखना है और इसी फॉर्मूला के हेल्प से जो भी क्वेश्चंस होगा वो करेंगे। चलिए एक उदाहरण करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। पहला उदाहरण है, उदाहरण एक क्या कह रहा है उदाहरण, तो इसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर कितना दिया, 4/3 दिया, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है क्या। यानी कि tan a दे दिया है, इसके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है उस सब का मान चाहिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। किसके मान दिए हैं, एक tan का, तो tan के अलावे जितने बच जाते हैं वो सारे मान चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और कैसे करना है वो आप लोग सीखते चलिएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया है मुझे, tan, चलिए कलर चेंज कर लिया जाए इसका, तो tan a इक्वल्स टू क्या दिया है, 4/5। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो tan a क्या था, tan a भुजाओं का अनुपात, कौन कौन सी भुजा थी वो एक तो लंब थी ना, लंब अनुपात क्या था, आधार, अनुपात ही तो था ये, भुजाओं का अनुपात था। और कितना दिया अनुपात, 4/5 दिया। आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी अनुपात दिया रहे तो उसको बराबर में लिखने के लिए कोई ना कोई एक अनुपातिक राशि माननी होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि लंब बराबर कोई भी एक अनुपातिक राशि मान लीजिए, जैसे मैंने के मान लिया, क्या मान लिया, के। इसी प्रकार से आप आधार बराबर 5 के मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो मुझे लंब आधार कर्ण तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आधार और लंब पता है, तो मुझे किसका मान नहीं पता, मुझे कर्ण का मान नहीं पता। तो मेरा एम है कि मैं सबसे पहले किसका मान पता करूँ, कर्ण का मान पता करूँ कि कर्ण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है,
क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है नहीं पता, तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और बराबर में होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, उसके बाद ये 5, अच्छा सॉरी 4:3 था क्या, 4:3 था। तो यहाँ भी कितना लिखना होगा 3, तो यहाँ भी कितना बना 3। तो ये 3 का स्क्वायर 9, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, कर्ण का वैल्यू कितना बना, √25 के स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 5 के। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि स्क्वायर जब कभी भी इधर आता है तो प्लस माइनस रूट बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं भुजाओं की लंबाई की बात कर रहा हूँ जो कि ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए मैंने निगेटिव वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करा, ठीक है क्या। ये 3 है तो ध्यान से, ठीक है क्या, ये भी यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे मुझे कर्ण का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, और आधार भी पता है। कुछ भी पूछ ले, सारी वैल्यू में बताने लायक हो गया, ठीक है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, तो tan पता है मुझे, साइन से स्टार्ट करूँ क्या, तो साइन का वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में करना है तो आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान कुछ भी नाम रख लीजिए, बस यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ ए मत लिखिएगा, ठीक है। ये समकोण जहाँ बना है यहाँ ए मत लिखिएगा। उसके बाद आप, सॉरी मैंने ही लिख दिया, आपको बोला नहीं लिखने, तो यहाँ पे ए नहीं लिखना है। उसके अलावा आप ए मन है तो यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है क्या। तो ये वाला कोण ए है, इसी के सापेक्ष लिख रहा हूँ, तो इसके सामने वाला लंब होगा, जो कि कितना दे रखा है, ये लंब कितना दिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिया है, लंब कितना है 4 के, कितना है 4 के, और कर्ण कितना बना 5 के, और आधार कितना बना 3 के। तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू लिखी जा सकती है, ठीक है क्या। तो चलिए लिखते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ से देख के बताइए, लंब हो गया 4 के, ठीक है क्या, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 5 के। तो के से के तो कट गया, तो कितना बना 4/5। तो ये हो गया अपना एक वैल्यू, किसके लिए, साइन ए के लिए। और साइन ए जैसे ही पता चला, साइन ए जैसे ही पता चला, तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए। तो ये क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हो जाएगा 5 के, और ये हो जाएगा 4 के, ख़त्म। तो ये बना 5/4, तो अपना ये वैल्यू भी निकल गया। तो साइन पता चल गया, कॉसेक भी पता चल गया। अब किसको निकाल लेते हैं, तो tan पता है मुझे, सेक कोसेक ना, तो कॉस की वैल्यू लिखते हैं, कॉस ए बराबर, फिर से वही सेम फॉर्मूला रहना है, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है अपना, आधार कितना बना है, तो आधार बना है 3 के, कर्ण कितना बना 5 के, सो ये कितना बन जाएगा 3/5, ठीक है क्या। इसी प्रकार सेक ए जो होगा, सेक ए, ये होगा कर्ण बट्टा आधार, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 के बट्टा 3 के से के निपट गया, सो 5/3 के, ठीक है क्या, 5/3 के से के कट जाएगा। एक और रह जा रहा है, 1 2 3 4, यानी कि tan एक कॉट रह जा रहा है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट, अगर ये tan 4/3 है तो कॉट कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये NCERT का उदाहरण 1 था जो कि ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके अलावे इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आप लोग प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करने लायक बन चुके हैं,
ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना क्लास समझा, क्या पढ़ाया मैंने, एक बार फिर से आप लोग देख लो कि मैंने क्या करवाया इसमें। सबसे पहले मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या। उसके बाद एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जिसमें समझाया कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी स्लाइड पे मैंने ये भी बताया कि लंब को कैसे पहचाने, कि लंब क्या है। तो जिस भी कोण के सापेक्ष देख रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। उसके बाद मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया कि इन्हीं भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन्हीं को नाम दे दिया गया साइन, टेन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक ना। चलिए, उसके अलावे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये वही फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने उदाहरण 1 करवाया। उदाहरण 1 में tan a का वैल्यू दे रखा था और अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान पूछ रहा था। तो मुझे यहाँ tan a क्या था, ये tan a तो यहाँ पे लंब और आधार का अनुपात था, उसी का ना नाम tan दे दिया गया था। मैंने एक अनुपातिक राशि k मान ली, तो आधार की वैल्यू कितनी बनी, 5k। अच्छा सॉरी 4:3 है ना, तो ये 3k बनी। आधार कितनी है, 3, तो आधार 3k बन गई और लंब कितनी बन गई, 4k। पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब 4k था, आधार 3k था, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर बन गया, इसको 9k स्क्वायर, इधर से स्क्वायर बन गया तो रूट हो जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 5k के बराबर हो गया। अब मुझे लंब, आधार, कर्ण तीनों चीज़ें पता चल गई। तो इसके अलावे कुछ भी पूछ ले मुझसे, चाहे वो साइन पूछे, कॉस, टेन, कोट, कुछ भी पूछ ले, वही निकाल के रख दूंगा। यहाँ पे tan a दे रखा था, तो tan के अलावे क्या बच जाते हैं, साइन, कॉसेक, सेक, कॉस और कॉट, वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल दिया और यही अपना आंसर बन गया, ठीक है क्या। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है क्या। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो लेक्चर दोबारा देखें, सब कुछ बहुत ही आराम से बताया गया है, सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो समझिए आपसे प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। धन्यवाद।